गाजा में बाहरी दखल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। हमास, इस्लामिक जिहाद, पॉपुलर फ्रंट, 3 फ़िलिस्तीनी संगठनों का मिलकर बड़ा ऐलान। गाजा में हुकूमत सिर्फ फ़िलिस्तीनी करेंगे। जानेंगे क्या है पूरा मामला और साथ में आपको बताएंगे इजरायली मीडिया का बड़ा कबूलनामा। 2 साल की जंग के बाद भी गाजा में हमास को नहीं हरा सका इजराइल। यहूदी विश्लेषक बोले ये जंग हमारे इतिहास की सबसे कठिन, लड़ाकों की बहादुरी देखकर हैरान। बोले फिर जन्म लेंगे यहिया सिनवार। और साथ में आपको बताएंगे तालिबान के विदेश मंत्री का दारुल उलूम देवबंद में जोरदार इस्तकबाल। जानेंगे आखिर क्या है कनेक्शन और नफरती मीडिया को क्यों हुआ तकलीफ। और मौलाना अरशद मदनी तालिबान पर क्या बोले। तो बिना देर किए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, फ़िलिस्तीनी संगठनों यानी हमास, इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन ने शुक्रवार शाम एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में घोषणा की है कि वो गाजा पर किसी भी बाहरी कंट्रोल या विदेशी दखल को पूरी तरह खारिज करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि गाजा का प्रशासन यानी यहाँ की हुकूमत एक पूरी तरह फ़िलिस्तीनी आंतरिक मामला है जिसमें किसी भी बाहरी ताकत की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बयान उस समय जारी किया गया जब गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौता लागू हुआ है और इजरायली सेना ने कुछ इलाकों से आंशिक रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया और गाजा सुरक्षा मंत्रालय इलाके में पुलिस के जवान तैनात कर रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षा दी जा सके। तीनों गुटों ने कतर, तुर्की और मिस्र के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने इस समझौते को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि यह समझौता कब्जे वाली ताकत यानी इजरायल के विस्थापन की साजिशों के राजनीतिक और सुरक्षा स्तर पर नाकामी को दिखाता है। बयान में यह भी कहा गया कि हमारी सैकड़ों महिला और पुरुष कैदियों की रिहाई प्रतिरोध की मजबूती और ताकत का प्रतीक है। तीनों गुटों ने मध्यस्थ देशों और अमेरिका से मांग की कि वो ये सुनिश्चित करे कि इजरायल इस समझौते का पूरी तरह पालन करे। उन्होंने दुनिया भर में चल रहे फ़िलिस्तीन के समर्थन और नरसंहार के विरोध में उठे आवाज़ों की भी सराहना की और कहा कि इससे कब्जे की नीतियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अरब और अंतर्राष्ट्रीय देशों की भागीदारी से गाजा के पुनर्निर्माण में सहयोग करने के लिए तैयार है ताकि हमारे लोगों को एक सम्मानजनक जिंदगी मिले और उनकी ज़मीन पर उनके अधिकार सुरक्षित रहें। बयान में कहा गया, हम ये दोहराते हैं कि गाजा के प्रशासन और इसकी संस्थाओं के कामकाज का तरीका तय करना पूरी तरह से फ़िलिस्तीनी जनता का आंतरिक निर्णय है। हम किसी भी विदेशी कंट्रोल या निगरानी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। फ़िलिस्तीनी गुटों ने सभी राजनीतिक दलों और ताकतों के साथ एक संयुक्त राष्ट्रीय राजनीतिक रास्ता शुरू करने की भी अपील की ताकि फ़िलिस्तीनी एकता को मजबूत किया जा सके। गौरतलब है कि हमास और इजरायल ने गुरुवार की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम और कैदी अदला बदली योजना के पहले चरण पर सहमति जताई थी। ये समझौता मिस्र के शहर शर्म अल शेख में दोनों पक्षों के बीच 4 दिनों की अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद हुआ जिसमें तुर्की, मिस्र और कतर ने हिस्सा लिया और अमेरिका ने इसकी निगरानी की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली मीडिया ने अपने हालिया रिपोर्टों में स्वीकार किया है कि गाजा पर 2 साल से चल रही जंग में इजरायल को रणनीतिक नाकामी का सामना करना पड़ा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद भी इजरायल ना तो हमास को हरा सका और ना ही उसे कमज़ोर कर पाया। अल जज़ीरा के मुताबिक इजरायली चैनल 13 के सैन्य मामलों के विश्लेषक अलोन बेन डेविड ने कहा कि हमास के खिलाफ यह युद्ध इजरायल के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे कठिन युद्ध साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 1972 इजरायली मारे गए जिनमें 913 सैनिक शामिल हैं जबकि 30,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इनमें से 10,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जिन्हें दिमागी परेशानियों का शिकार बताया गया है। बेन डेविड के मुताबिक इस युद्ध में फ़िलिस्तीन की तरफ से जो नुकसान हुआ वो अब तक के सभी संघर्षों में सबसे भयावह है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 65,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए जबकि वास्तविक संख्या 1 लाख के करीब बताई जा रही है, यानी गाजा की कुल आबादी का लगभग 5% हिस्सा। इजरायली फ़िलिस्तीनी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर रोनी शाकिद ने कहा कि फ़िलिस्तीन के साथ ये संघर्ष जल्द ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर असली शांति चाहिए तो इजरायल को अपने रवैये में बदलाव लाना होगा, सिर्फ दूसरी तरफ से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उनका कहना था कि इजरायल अब भी इस भ्रम में जी रहा है कि वो समस्या को केवल सैन्य ताकत से हल कर सकता है, जबकि हर गुजरते दिन के साथ
ये मामला और जटिल होता जा रहा है। शाकिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व में व्यापक शांति वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यह जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। उनके अनुसार कई सालों के वादों और पहलों के बावजूद इजरायल आज भी फिलिस्तीन के साथ उसी पुराने संघर्ष में फंसा हुआ है। इजरायली रिजर्व अधिकारी और सोल्जर्स अंटिल विक्ट्री मूवमेंट के प्रमुख गिलाद आख ने भी स्वीकार किया कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद इजरायली सेना हमास को खत्म करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा वो सेना जो ईरान और हौथियों पर वार कर सकती है वही हमास का अस्तित्व खत्म नहीं कर सकी। उन्होंने माना कि हमास ने जिस तरह 2 साल की भयानक तबाही और हमलों के बावजूद डटे रहकर लड़ाई जारी रखी वो इजरायल की सैन्य और ऐतिहासिक असफलता है। गिलाद आख ने चेतावनी दी कि अगर हम कैदियों की अदला बदली वाली डील में हमास के नेताओं को रिहा करते हैं तो भविष्य में नए यहिया सिनवार जैसे नेता सामने आएंगे। उन्होंने सवाल उठाया जब ये सब लौट आएंगे तो कल सुबह क्या करेंगे। ये उनके उस डर को दिखाता है कि हमास फिर से मजबूत होकर सामने आ सकता है। अमेरिकी राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ईफत डैन ने कहा कि इजरायल को खुद नहीं पता कि कैदी अदला बदली की दूसरी चरण में क्या होने वाला है और ये भी कि क्या उसके शर्तें हमास के पक्ष में जाएंगी। उन्होंने बताया कि ट्रंप की योजना में 20 से ज़्यादा बिंदु शामिल हैं जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो इजरायल के लिए तकलीफ दे रियायतें हो सकती है। कुल मिलाकर इजरायली भी मानते हैं कि गाजा में केवल आम लोगों को नुकसान हुआ है, बाकी हमास की ताकत पहले की तरह मौजूद है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शनिवार को उत्तर प्रदेश के देवबंद पहुंचे। इससे पहले 10 अक्टूबर को मुत्तकी के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई थी। ये पहली बार है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया है। हालांकि अफगानिस्तान की सत्ता में आए तालिबान को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन भारत ने अब तक उन्हें मान्यता नहीं दी। दारुल देवबंद में मुत्तकी ने नमाज पढ़ने के बाद लोगों से मुलाकात की। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने इलाके के लोगों का शुक्रिया कहा और भारत अफगानिस्तान के रिश्तों पर भी टिप्पणी की। मुत्तकी से जब पूछा गया कि उन्हें भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे दिखते हैं, इस पर उन्होंने कहा बहुत अच्छा सफ़र है। दारुल उलूम ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोग यहाँ आए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल किया, मेहमान नवाजी की। देवबंद के उलेमा इलाके के लोगों के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मुझे बहुत उज्जवल नज़र आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि खुद को पत्रकार कहने वाले सुरेश चौहान के जो हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्होंने दारुल जाने से तालिबान के मंत्री को रोकने की गुहार लगाई थी। बता दें कि मुलाकात से पहले जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आज़ादी के लिए भारत ने जो किया उससे अफगानिस्तान ने सीखा। उन्होंने कहा जिस तरह हमारे पूर्वजों ने दुनिया की बड़ी हुकूमत ब्रिटेन को यहाँ शिकस्त दी, इसी तरह इन्होंने यानी तालिबान दुनिया की बड़ी ताकतों रूस और अमेरिका से लोहा लिया है और उनको धूल चटवाई है। यही वो ताकत है जो इनको आज यहाँ हिंदुस्तान में देवबंद तक लेकर आई है। दोस्तों दारुल उलूम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में मौजूद इस्लामी उच्च शिक्षा का केंद्र है। तालिबान नेताओं के बीच दारुल उलूम देवबंद का काफ़ी सम्मान है। तालिबान के कई सीनियर कमांडरों और नेताओं ने पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा के दारुल उलूम हक्कानिया में तालीम हासिल की है। हक्कानिया की स्थापना भी देवबंद के दारुल उलूम के तर्ज पर हुई है। मुत्तकी से जब पूछा गया कि वो देवबंद क्यों जा रहे हैं तो उनका कहना था देवबंद में जाकर लोग क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा देवबंद इस्लामी दुनिया का एक बड़ा केंद्र है और अफगानिस्तान से इसका गहरा रिश्ता है। हमारे यहाँ से छात्र भारत में इंजीनियरिंग, साइंस वगैरह पढ़ने आते हैं, वैसे ही इस्लामी शिक्षा के लिए भी आते हैं। वहीं दारुल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने बताया था मुत्तकी साहब आ रहे हैं, हम उनके लिए यहाँ इंतज़ाम कर रहे हैं। वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें दारुल उलूम देवबंद दिखाएंगे। हमारे यहाँ मेहमान आते रहते हैं, वो तो अभी हमारे देश के गेस्ट हैं, हम उसी तरह से उनका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।